Good morning to all of you. In this accountancy class, in accountancy, we were discussing chapter number 3rd, that the name of the chapter was change in profit sharing ratio among the existing partners. Existing partner के अंदर जो रेशियो चेंज हो तो उसके बारे में चैप्टर था। कल हमने जो इसके बारे में पढ़ा था कि आपका जो जब रेशियो चेंज होता है तो रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन के आपके जो है मैंने कल आपको 5 रीजन बताए थे और ये बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्गठन का मतलब होता है व्हेन देयर इज ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग डीड दैट इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन। कि आपका एग्जिस्टिंग जो डीड है पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट है या डीड है, तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या डीड के अंदर किसी प्रकार का चेंज वो आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शन के जो रीजन थे कौन कौन से थे, तो फर्स्ट मोस्ट रीजन वाज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स द इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स change their ratios then there will be reconstruction. Second was admission of new partner. If a new partner is admitted then it is called as a reconstruction. And third one was the retirement of an existing partner. If any partner get retirement then it is also a type of the reconstruction. And the next was the death of a partner. If any partner dies and due to this reason there will be also reconstruction. And last one is that is the amalgamation of two partnership firms, means two partnership firm gets collaborated and they are amalgamated. It means both the firms became the single and this is also called as reconstruction of partnership. तो ये भी आपका रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो आपका जो है हमने देखा था कि आपकी जो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो पहले तो आपका था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना, जो मैंने कल किया भी था। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर लेफ्ट देयर शेयर इन द फेवर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए अपना कुछ हिस्सा छोड़ देना सैक्रिफाइस कहलाता है। और गेनिंग होता है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेट सम शेयर फ्रॉम द अदर पार्टनर्स देन इट इज कॉल्ड एज गेनिंग। तो ये आपका पहला हमने जो है ये प्रॉब्लम आएंगी, ये हमने कल सोल्व की थी। दूसरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, पहले तो आपके पास है गेनिंग और पहले तो आपका था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, ये हमने कल किया था। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, मीनिंग क्या होगा गुडविल का, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड आपका है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, आपके रिजर्व्स और प्रॉफिट जो हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, मैं डायरेक्ट देख देता हूँ। रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम आएगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, आपके जो कैपिटल्स हैं उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो यानी आपके जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें मेनली यही आपकी चारों चीज़ें पांचों चीज़ें डिस्कस होंगी। आपका इसमें चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे अमलगेशन है, ठीक है, उन सभी में इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि एडमिशन में कैसे कैलकुलेशन होगा
डेथ में कैसे कैलकुलेशन होगा, अमलगेशन में कैसे कैलकुलेशन है, वो अलग मैटर हो सकता है, पर पॉइंट्स यही होंगे। ठीक है, तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो कहता है कि आपका जो है, पहली बात तो मीनिंग क्या है, गुडविल का मतलब क्या है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल। अब आप जो है एक एग्जांपल में आप नॉर्मली आपसे पूछूं कि आप अगर किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर आपको ट्राउज़र ख़रीदते हैं, तो एक ट्राउज़र जो है वो अनब्रांडेड है और दूसरा ट्राउज़र जो है वो आपका ब्रांडेड है। तो जो अनब्रांडेड है वो ट्राउज़र तो आपको हो सकता है कि 800 या 1000 के अंदर मिल जाए, और जो ब्रांडेड है वो आपको हो सकता है कि 2000 या 3000 का मिले। और आपको ये मान लो कि आपको जो है उन्होंने सिर्फ एक लेबल लगा रखा है ब्रांडेड का, बाकी सेम एक ही जगह पे वो पैक हुआ है, एक ही जगह बना, एक ही कपड़ा, सब कुछ सही है, बस उस पर ब्रांड जो है वो नेम अलग से उन्होंने लगा दिया। और जब बिना ब्रांड के था तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपके 1000 आप सपोज कर लो 1000 है। जब उसको ब्रांडेड कर दिया गया तो उसकी कॉस्ट जो है वो 3000 कर दी गई। ठीक है, और आप 3000 इजीली पे भी कर रहे हैं, 1000 जो उसको पे नहीं कर रहे, आप 3000 पे कर रहे हैं कि हम 3000 पे कर देंगे बिकॉज वी रिक्वायर द ब्रांडेड। ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ, अब ब्रांडेड कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसमें स्पेशल कोई चीज़ लगी है, पर ब्रांड का मतलब है कि कोई नाम है, ब्रांड नेम है। नेम का मतलब कोई को गुड नेम है, यानी आपका जो है कि यहाँ पर मान लो कि आपके नाइक की हो, ठीक है, या किसी और कोई ऐसा ब्रांड नेम कोई भी जो आप लोगों को पसंद हो, अगर उसकी ब्रांड नेम तो आप 3000 पे करने को तैयार हैं, और इसके ऊपर ब्रांड नेम नहीं है तो 2000 आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। ये ज़्यादा पे कर रहे हैं किस चीज़ का है, ये गुड नेम का है, इट इज़ ए गुड नेम। तो गुड नेम यानी उस कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी रही है कि उसकी क्वालिटी है, उसकी फिटिंग है, उसकी सॉफ्टनेस है, वो सारी चीज़ अच्छी रही होंगी। आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा या लोगों ने बताया होगा कि वो कंपनी का जो है ब्रांड जो बहुत बढ़िया है, उसमें आपकी फिटिंग है, आपकी जो स्टफिंग है, सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तो इसका ये गुड नेम हुआ। गुड नेम इज़ कॉल्ड एज गुडविल। गुडविल जो है उसको गुड नेम को ही बोलते हैं। और गुड नेम कैसे होता है, गुड नेम होता है कि आपकी ऑनेस्टी एंड द हार्ड वर्किंग इन द पास्ट। आपके यार इस ब्रांड ने पिछले सालों के अंदर ईमानदारी से आपके जो हार्ड वर्किंग के साथ में वो क्वालिटी दी होगी जो आप लोगों को पसंद है, और इसी कारण से इसका गुड नेम बना। और आज ये गुड नेम होने के कारण से इसके 2000 रुपीज़ वो फालतू चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपये उसके फालतू चार्ज कर रहे हैं। तो ये गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। ठीक है, तो अब इसका सीधा सा मीनिंग अगर निकालें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जो नाम है, गुडविल का अगर कहें तो गुडविल मीन्स ए गुड नेम। ठीक है, गुड नेम और रेपुटेशन, इट इज़ कॉल्ड एज ए गुडविल। ठीक है, तो ये वाजी गुडविल। ठीक है, अब गुडविल का मतलब हुआ गुड नेम, गुड नेम और रेपुटेशन। गुड नेम या रेपुटेशन उसको हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, क्योंकि आपका एक कस्टमर बार बार क्यों आता है, एक ही दुकान पे क्यों लौट के आएगा, एक ही चीज़ को बार बार क्यों खरीदेगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी से, वो उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई है। एंड व्हेन ए कस्टमर रिटर्न अगेन एंड अगेन ऑन द सेम प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड ए गुडविल। ये उसकी गुडविल कहलाती है। एक ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदते रखना वो उसका एक अच्छा नाम है। अब इसका जो है मैं यूँ कहें कि द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस। ठीक है, यानी आपके जो लॉर्ड ने जो डेफिनेशन दी है उसमें द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम, बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि एक कस्टमर बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो अगर आपको एक पैंट में आपने 2000 रुपये फालतू दिए एक ट्राउज़र में, और वो 10 बार आएगा तो आपने तो कई कई गुना पैसा दे दिया। तो इसका ना क्या हुआ कि जो उससे बेनिफिट हो रहा है वही आपकी गुडविल है। यानी इन्होंने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होकर के बार बार आता है,
और उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपकी कहलाती है गुडविल। ठीक है। अब एक और जो है लॉर्ड एल्डन ने जो लिखा है कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोपर्टी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर द ओल्ड प्लेस, कि गुडविल से फालतू कुछ नहीं है कि एक पुराना कस्टमर जब पुरानी जगह पे लौट करके आएगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी गुडविल है। ठीक है। तो आप इसका मीनिंग समझ गए। मैं बार बार मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि गुडविल का मतलब गुड नेम, और गुड नेम कब होता है, जब आपके पास्ट में आप लोगों ने ईमानदारी और हार्ड वर्किंग से काम किया तो वो आपकी कहलाती है गुडविल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल की विशेषताएं क्या है। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम उसके बारे में फीचर क्या हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। फर्स्ट है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी ये एक आपके इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो जैसे आपने +1 के अंदर पढ़ा था ना कि आपके एसेट कितने प्रकार के होते थे, तो एसेट आपकी 2 प्रकार थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल, बाकी तो अलग थी। पर आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल में आपने इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ था। तो टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और जिनका हम पैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे कि आपका लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है, तो वो आपकी थी टेंजिबल। और ये आपकी कह रहे हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which we cannot see or touch, but we can feel them and we can evaluate in term of money। जैसे कि आपका जो है गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, हम इसको देख तो नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं और इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इट इज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है। अब एसेट की डेफिनेशन में भी अगर हम देखें, एसेट का मतलब क्या होता है, कि एसेट का मीनिंग होता है कि व्हेन एनीथिंग विच इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग द रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड एज एन एसेट, कि कोई भी चीज़ जो आपका रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल होती है वो आपकी एसेट कहलाती है। जैसे कि आपकी लैंड है, अब लैंड है या बिल्डिंग है, तो लैंड या बिल्डिंग क्या करती है कि आपके इनकम को जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी मदद करती है। तो जब रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है तो एसेट हो गई। तो क्या गुडविल भी एसेट है? हाँ, गुडविल एसेट है ना, क्योंकि आप जो है जो प्रोडक्ट 1000 में खरीदने को तैयार हैं और वही एक गुड नेम होने के कारण से आप 3000 खरीदने में, 3000 में खरीदने में तैयार हैं, तो इसका 2000 एक्स्ट्रा इसने रेवेन्यू जनरेट कर दिया। तो जब रेवेन्यू जनरेट करती है कोई चीज़ तो एसेट कहलाती है। तो इसका मतलब गुडविल एसेट तो है, और वो कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। तो इसलिए पहली फीचर तो ये है कि गुडविल इज इन एन इंटेंजिबल एसेट। दूसरा, इट इज ए वैल्यूएबल एसेट। सेकंड है इट इज ए वैल्यूएबल एसेट, वैल्यूएबल एसेट, ये आपकी एक कीमती एसेट है, यानी इसकी कीमत जो है, वैल्यूएशन इसका किया जा सकता है। आपके मेथड भी आगे आएंगे तो उसमें इसका ये होगा कि इट इज ए वैल्यूएबल एसेट, ये एक जो है कीमती संपत्ति है, यानी इसकी कीमत जो है पैसों में लगाई जा सकती है, और इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये वैल्यूएबल एसेट है। नेक्स्ट है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्पफुल है, यानी मददगार। एक्सेस प्रॉफिट कैसे, कि जैसे आपने देखा कि 1000 से 3000 2000 अर्निंग बढ़ा रहा है, यानी एक्सेस से अर्निंग करने में भी ये मदद करता है। तो ये भी इसके एक गुडविल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपके है इट इज़ वैल्यूएबल लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, कि ये जो है कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन भी इसमें होता है। तो लाइबल to constant fluctuations।
कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस इसमें आती रहती है गुडविल के अंदर। ये भी एक चीज़ है कि आपकी फ्लक्चुएशन जो है इसमें कभी गुडविल कम हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट गुडविल विल रिमेन सेम होल ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि आप देखते कई बार कंपनी जो हैं वो उनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, कुछ दिनों बाद देखते हैं उनकी रेपुटेशन काफ़ी हाई हो जाती है, यानी गुडविल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जाए कि गुडविल काफ़ी कम हो जाती है। तो आपका जो है गुडविल जो है वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम या कभी ज़्यादा होती रहती है। नेक्स्ट है, इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन ओनली इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इट इज वैल्यूएबल when entire business is sold। when entire business is sold, कि जब हम पूरा बिजनेस बेचते हैं तो ही इसका वैल्यूएशन होता है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई इसके पैसे नहीं देगा। कि मान लो मैं आपका लोकल एग्जांपल देता हूं कि आपका रामचाट भंडार जो है वो एक अच्छा ब्रांड नेम हिसाब में कि आरसीबी जो है उसके नाम पे हर कोई जानता है, वहाँ पर हर कोई जाने को तैयार होता है। तो यानी ये आरसीबी जो है उसका एक जो नेम है वो इटसेल्फ एक गुडविल है कि आरसीबी है। ठीक है, अगर मान लो कि आरसीबी का जो मालिक है वो अगर आरसीबी को बेच दे, तो आरसीबी को बेच दे तो अगर वो अपना नाम ना दे, आरसीबी वर्ड अपने पास रख ले और वो बिल्डिंग बेच दे, और बिल्डिंग जो है वो बेचने बाद में वो बंदा आकर के अर्बन स्टेट के अंदर या आपका ग्रीन स्क्वायर मार्केट के अंदर एक नई बिल्डिंग और खरीद के उसके ऊपर आरसीबी वर्ड लिख करके बैठ जाए, तो क्या आप सोचते हैं कि पुरानी बिल्डिंग में लोग जाएंगे? क्योंकि रामचाट भंडार तो उसी को मानेंगे जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा था नहीं कि वो बिल्डिंग बेच दे और अपना नाम ना बेचे, तो गुडविल बिकती नहीं है। अगर पूरा बिजनेस बेचा जाता है और साथ में उसका नाम भी बेचा जाता है तो ही गुडविल का वैल्यूएशन होगा, तो ही गुडविल जो है वैल्यूएबल है, वरना तो गुडविल का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये कहता है कि इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड, कि ये वैल्यूएबल है अगर सारा का सारा बिजनेस बेचा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कहता है कि आपका जो वैल्यू, कि अगर आप जो है गुडविल का वैल्यूएशन तभी होता है जब पूरा बिजनेस बेचा जाए। पूरा बिजनेस का मतलब उसका बिजनेस के साथ में बिजनेस का नाम भी बेचा जाए तो ही उसकी वैल्यू है, वरना तो नहीं है। जिस प्रकार से कि आपका NYPS स्कूल है वो बेच दिया गया है, आप अगर NYPS स्कूल का नाम ना बेचते, वो कहते हैं कि हम NYPS तो अपना पास रखेंगे, आप कोई और नाम रख लो स्कूल का, तो फिर उसकी गुडविल नहीं होती, क्योंकि वो तो बिल्डिंग बेची तो उसमें तो नया स्कूल लोग सोचेंगे, तो नया स्कूल है कोई NYPS वाले हो सकता है कि कोई नई बिल्डिंग किराए पे लेके अपना नाम वहाँ रख ले, तो वहाँ पुरानी बिल्डिंग में तो लोग जाएंगे नहीं NYPS के नाम पे। तो यानी अगर आप गुडविल को बेचना चाहते हैं तो पूरा बिजनेस बिकेगा तो ही गुडविल साथ उसका वैल्यूएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे पास में आगे 3 मेथड होंगे, उनमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जिसका वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो यानी आप इतना समझ लो कि गुडविल के जो तभी आपकी कीमती है, तभी उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी जब अगर पूरा का पूरा बिजनेस बेचा जाएगा तो। और लास्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, कि आपका जो है एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। आपका जो है गुडविल की एक्सट्रैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी प्रोडक्ट को तो आप फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, कि रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, और हमारी कॉस्ट सारा मिला करके हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, तो वो वैल्यू आपने फिट सिलेक्ट कर दी। कि मान लो कि आप जो एक पेन बनाते हैं उस पेन के अंदर 3 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगा, 2 रुपीज़ की लेबर लगी, तो 5 रुपीज़ तो कॉस्ट होगी, आप उसे 5 रुपीज़ और कमाना चाहते हैं तो आपने उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ कर दी, तो उसमें एडजस्ट वैल्यू आ गई। पर गुडविल की एडजस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड हैं, उनसे हम अलग अलग तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुडविल का इतना वैल्यूएशन होना चाहिए। तो इसलिए गुडविल का जो वैल्यूएशन पॉसिबल, एडजस्ट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। तो
तो मैंने आपको बताया कि गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल मीन गुड नेम, गुडविल का मतलब हुआ गुड नेम। और गुड नेम क्यों हुआ कि गुड नेम इज ड्यू टू द पास्ट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, जो पास्ट की ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग है उस कारण से आपका गुड नेम हुआ। तो यही आपकी जो कहलाती है गुड नेम, या हम कहें रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, पहला इंटेंजिबल एसेट, कि आपकी ये इंटेंजिबल एसेट है, यानी इसे को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हाँ अनुभव कर सकते हैं, उसका पैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। आपकी गुडविल भी है, पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी, सारी आपकी जो है वो इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। दूसरा वैल्यूएबल एसेट, इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है तो वैल्यूएबल एसेट है। और तीसरा जो हेल्पफुल इन अर्निंग है एक्सेस प्रॉफिट, ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में मददगार होती है, क्योंकि आपने 1000 की जगह 3000 टेक किया, 2000 अर्निंग एक्सेस हो गई, इसलिए ये एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग में मदद करता है। लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, इनका जो है फ्लक्चुएशंस होती रहती है, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती है गुडविल, कोई जरूरी नहीं कि सदा एक जैसी हो। और पांचवा कह रहा है कि इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, और ये वैल्यूएबल तब होता है जब पूरा बिजनेस बेचा जाए, नाम समेत बेचा जाए। अकेला बिजनेस बेचने से कुछ नहीं होगा, नाम भी साथ में बिकना चाहिए। और एक्सट्रैक्ट वैल्यू और गुडविल इज नॉट पॉसिबल, तो आप जो उसकी एक्सट्रैक्ट वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो गुडविल की फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो हम केवल इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो इसकी फीचर्स कह लो या करैक्टरिस्टिक्स कह लो जो कि हमने इसके बारे में बताई। अगर इसके बारे में कोई ऐसा पॉइंट है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो अगर मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट है आगे जाते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ओरिजिन कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो जी, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ गुडविल। यानी गुडविल पैदा कैसे होती है। ओरिजिन ऑफ गुडविल, गुडविल पैदा होने के रीजन क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन जो है वो सबसे पहले आपकी मेन चीज़ है कि इफ़ योर बिजनेस लोकेशन इज़ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब हुआ कि ऐसी जगह पे है आपके बिजनेस या दुकान या आपका शोरूम जहाँ पर हर कोई आदमी इजीली पहुँच सकता है। जैसे कि आपका नागौरी गेट के कोने के ऊपर अगर दुकान है तो वहाँ पर आसपास में जितने भी लोग हैं उनको दुकान आराम से दिखाई देती दूर से ही। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपकी लोकेशन अगर बढ़िया है तो लोगों के नज़रों में आपकी दुकान वैसी चढ़ जाती है, आपका शोरूम वैसे चढ़ जाता है, और आपका नाम लोगों के दिमाग में वैसे ही रट जाता है और लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो पहला तो आपकी है कि लोकेशन आपकी कैसी है। अगर छोटी मोटी गलियों में दुकान है, छोटी मोटी गलियों में अगर आपका शोरूम है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं हो पाती जितना कि मेन रोड पे या मेन लोकेशंस के अंदर आपकी गुडविल हो पाती है। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट जो है वो कितनी एफिशिएंट है उसके ऊपर जो आपके अगर एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और एफिशिएंट तरीके से वो कस्टमर को डील करती है तो उससे आपकी गुडविल जो है बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं और उस शोरूम में आप 10 मिनट तक खड़े रहते हैं, आपको कोई डील करने वाला नहीं आता, आपसे कोई पूछने वाला नहीं आता, या आपकी कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन को आप ढंग से डील ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ जाते ही आपको जो सेल्समैन या दूसरे लोग जो है अप्रोच करते हैं, आपकी जो हैं बातें जो क्या खरीदना चाहते हो सुनते हैं और उसके बारे में आपको सही गाइड करते हैं, और अगर कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन के बाद भी आपको अच्छी तरीके डील करते हैं,
तो उससे आपके जो गुडविल है वो बढ़ती जाती है उस शोरूम की, उस दुकान की। अगर वहाँ पर ढंग से डीलिंग नहीं होगी तो नेचुरली कस्टमर लौट करके नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस से क्या कितने समय से चल रहा है। लॉन्गेटिविटी कि अगर एक लंबे समय से बिजनेस चल रहा है तो नेचुरली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर बिजनेस कल या परसों में स्टार्ट किया किसी ने तो उसकी गुडविल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो लंबे समय तक बिजनेस से नहीं रहेगा तब तक लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे। और अगर कोई लंबे समय तक बिजनेस रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिजनेसमैन ईमानदार है और वो अच्छा काम करता है, इसीलिए लंबे समय तक ठहरा हुआ है, वरना तो वो कभी का बिजनेस छोड़ के चला जाता, उसका बिजनेस कभी का फेल हो जाता। तो जितना लंबे समय तक बिजनेस से रहेगा उतनी ही गुडविल उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। आज टाटा का नाम क्यों है, क्योंकि टाटा हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का चल रहे हैं, तो अच्छे बिजनेसमैन है इसीलिए चल रहे, वरना तो नहीं चल पाते। तो नेचुरल लॉन्गिट्यूड ऑफ बिजनेस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स, फोर्थ इज नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स में माल, आपका माल की नेचर क्या है, आप किस प्रकार का माल बेचते हैं। अगर आप जो है ड्यूरेबल गुड्स बेचते हैं तो नेचुरली उसके अंदर जो है आपकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी और उसी प्रकार की माल की जो है वो ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप कोई फैंसी आइटम्स बेचते हैं तो फैंसी आइटम्स का कोई ज़्यादा रेपुटेशन नहीं होता है। ठीक है। और उसकी गुडविल कोई ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ये फैशन का दौर है, गारंटी की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आई आज आई कल नहीं मिलेगी। तो अगर आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, आपका एसी है, आपकी गाड़ियां हैं, अगर इस प्रकार की चीज़ें जो एक बार लेने बाद में 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल चलती हैं, तो उस प्रकार की गुड्स अगर हैं उसका अगर बिजनेस है तो वहाँ पर जो है गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। और अगर आपके प्रेसिबल गुड्स हैं तो उनके जो है ज़्यादा गुडविल नहीं होती है। जिस प्रकार से कि हम आपको कहें कि आपका दूध, सब्जियां है, बटर है, आपका और दूसरी जो ब्रेड्स हैं, अब इनकी ज़्यादा रेपुटेशन नहीं होती है, जबकि आपकी ड्यूरेबल थिंग्स की रेपुटेशन होती है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, पोजीशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, पोजीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस, अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने में लाइसेंस की ज़रूरत है तो लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर लाइसेंस की ज़रूरत है आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आपके जो है बिजनेस की गुडविल ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जिस प्रकार से कि आपका मेडिकल स्टोर होता है तो मेडिकल स्टोर के अंदर जो है आपका लाइसेंस का होना ज़रूरी है, और अगर आपका मेडिकल स्टोर आप चलाते लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके ऊपर लोग विश्वास कम करेंगे, क्या पता नकली बेचता हो गया, क्या पता इस आदमी का कल को भाग जाएगा है। ठीक है। तो उसमें रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जहाँ पर लाइसेंस की जरूरत है और लाइसेंस आपके पास में है तो गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, इसके ये मोनो वर्ड से बना है, मोनो का मतलब एकाधिकार। तो जिस आदमी का बिजनेस पे एकाधिकार है तो नेचुरली उनकी जो है गुडविल ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कंपटीटर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर गुडविल आपकी कम होगी। जैसे कि मान लो कि आपके पास में जो है, हम पहले एग्जांपल लें कि पहले BSNL केवल अकेला फ़ोन होता था और कोई फ़ोन होता ही नहीं था, तो BSNL की रेपुटेशन थी, जिसके घर पे भी फ़ोन लगा था इज्जतदार आदमी कहलाता था। आज BSNL जिसके घर में है उसका कहते हैं कि भैया इसका तो फ़ोन लगना ही नहीं है, तो ना के बराबर ही मानो। हम कहते हैं कि दूसरी कंपनी का नंबर दे दो भैया, BSNL वाला तो हैंग ही मिलेगा, मिलता चलता हुआ नहीं मिलेगा। इसका क्या हुआ कि अब कंपटीटर आ गए। तो जहाँ पर आपका जो है मोनोपोलिस्टिक राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो
तो वहाँ पर आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जहाँ पर आपके मोनोप्लेक्स राइट नहीं है तो वहाँ पर आपकी गुडविल कम होगी। ठीक है जी। तो अभी जो है टाइम आपका लगभग ख़त्म होने का, पूरा ये टॉपिक होगा भी नहीं, तो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई बात आपने पूछनी मेरे से तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट हमारे पास में अभी हैं। ठीक है जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू कैन रेज, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो।